वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग सेट नंबर 7 से सामान्य अध्ययन और करेंट अफेयर्स साथ ही कंप्यूटर के प्रश्नों को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट नंबर 7। तो सेट नंबर 7 में यहाँ से स्टार्ट होता है जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स के प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रुक्मणी देवी अरुणडेकल का निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंध है? ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी भारतनाट्यम और ऑप्शन डी कथक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी भारतनाट्यम। ठीक है। अब जो यह भारतनाट्यम है यह कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह लोक नृत्य है तमिलनाडु का, तमिलनाडु का। ठीक है। और यह भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली है। प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली। ठीक है। साथ ही अब इससे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न को जानते हैं, जैसे कि है कथकली, जो पूछा जाता है बार बार। तो कथकली से क्या पूछा जाता है कि कृष्ण कुट्टी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो उसका नृत्य किससे हो जाएगा? तो कथकली से हो जाएगा, कृष्ण कुट्टी। ठीक उसी प्रकार है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी से जो संबंध है वो है यामिनी कृष्णमूर्ति की, यामिनी कृष्ण मूर्ति। ठीक है। और कथक से संबंध है बिरजू महाराज का, बिरजू महाराज। ठीक है। तो एक बार हम लोग फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि अरुण देवी अरुणडेकल का संबंध का निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंध है? तो वो नृत्य शैली कौन सा है? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह है तमिलनाडु का। साथ ही सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भी कौन सा है? तो भारतनाट्यम है। वही बात अगर किया जाए कथक का, तो यहाँ आप देखे होंगे बीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो वो कौन सा है? कथक। इसी तरह कुचिपुड़ी का संबंध किससे है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति की। और कथकली से संबंध है कृष्णन कुट्टी की। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत सरकार ने सामान्य बिक्री कर को भारतीय कराधान प्रणाली में बदलने के लिए किस वर्ष मूल्य वर्धित कर अर्थात वेट को प्रत्यक्ष कर के रूप में लागू किया? ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2005 और ऑप्शन डी 2007। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 2005। तो भारत सरकार ने मौजूदा सामान्य बिक्री कर को भारतीय कराधान प्रणाली में बदलने के लिए 2005 को मूल्य वर्धित कर को अप्रत्यक्ष कर के रूप में लागू किया था। ठीक है। अब यहां से इस चीज को देख लीजिए, तो पूरा डेट को याद रखिए। तो यह कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2005 को। ठीक है। यहां से एक चीज और भी पूछा जाता है कि वेट जो है किस के संतुष्टि पर भारत में लागू हुआ था? तो यह हुआ था असीम दासगुप्ता, असीम दासगुप्ता के संतुष्टि पर भारत में क्या किया गया था? वेट को लागू किया गया था। ठीक है। और भारत में वेट व्यवस्था जो है सर्वप्रथम 22 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश में लागू हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी
महाराष्ट्र, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी असम में। तो नहरकटिया तेल क्षेत्र असम राज्य में स्थित है और इसका जो खोज किया गया था नहरकटिया तेल क्षेत्र का, यह कब किया गया था? तो यह किया गया था 1954 में। ठीक है, अगर ऐसा पूछा जाता है कि नहरकटिया तेल क्षेत्र का कब खोज किया गया था, तो यह किया गया था 1954 में। साथ ही यहाँ से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि असम में डिगबोई में सबसे पहले तेल की कुएं की खोज की गई थी। कहाँ पे? तो डिगबोई में सबसे पहले तेल की कुएं की खोज की गई थी। खोज की गई थी। ठीक है, एक और पॉइंट को हम लोग जानते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो डिगबोई तेल शोध केंद्र कब स्थापित हुआ था? तो डिगबोई तेल शोध केंद्र जो है यह स्थापित हुआ था 1901 ईस्वी में। ठीक है, कब स्थापित हुआ था? 1901 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता डैश के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए बीपी मंडल, ऑप्शन बी बी आर अंबेडकर, ऑप्शन सी बी के साहनी और ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए वीपी मंडल। ठीक है, अब देखिए, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। ठीक है, और यह जो रिपोर्ट पेश किया गया था, तो यह रिपोर्ट प्रस्तुत कब किया गया था? तो 31 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत किया था। ठीक है, और इन्होंने पिछड़ी जाति के लिए सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण की सिफारिश की। इसी आयोग के द्वारा गवर्नमेंट जॉब होता है, गवर्नमेंट जॉब जो है इसमें 27% ओबीसी का आरक्षण दिया गया। तो आई होप यह प्रश्न भी आपको क्लियर हो गया होगा कि 1979 में द्वितीय पिछड़ा आयोग की अध्यक्षता कौन की थी? बीपी मंडल। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। कब यह लागू किया गया था? तो 31 दिसंबर 1980 को। किस कारण से किया गया था? तो गवर्नमेंट जॉब में 27% रिजर्वेशन मिले किसको? तो ओबीसी समुदाय को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ठीक है, तो धुओं में आंख को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली कौन सा है? तो पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट है। इससे क्या होता है? तो इससे आंख में जलन होता है। इससे आंख में जलन होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर ऊर्ध्वाधर स्थिति में और एक मुड़े हुए धनुष से बजाया जाता है? ऑप्शन ए शहनाई, ऑप्शन बी वीणा, ऑप्शन सी सितार और ऑप्शन डी सारंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी सारंगी। ठीक है, सारंगी का जो प्राचीनतम नाम था, यह प्राचीनतम नाम था सारिंदा। सारिंदा जो बदल के क्या हो गया? तो सारंगी हो गया। ठीक है, इसमें जो है 29 तार होता है। सारंगी में कितने तार होते हैं? तो 29 तार होते हैं। और इसका जो प्रसिद्ध वादक था जिसमें नाम सुमेलित है सुल्तान खान और राम नारायण।
राम नारायण। ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे है शहनाई वादन, तो शहनाई वादन के विषय में आप लोग जानते होंगे कि शहनाई वादन में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का योगदान अद्वितीय है। बिस्मिल्लाह खां का योगदान अद्वितीय है। ठीक है। उसी तरह अगर बात किया जाए वीणा, तो वीणा से जो प्रश्न पूछता है कि वीणा में कितने तार होते हैं, तो यह चार चार तार होता है जो आपस में मुड़ा हुआ नहीं होता है, अर्थात विभाजित नहीं होता है। ठीक। अगर बात किया जाए तो सितार का, तो सितार में जो है पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, तो सितार से है। इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, सॉरी नोबेल प्राइज नहीं, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है, निकटतम पूर्ण संख्या को पूर्णांकित करें। तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 2। भारत जो है दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.42% है, और बात किया जा रहा है निकटतम पूर्णांक संख्या का, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। अब यहां से कुछ और भी जान लीजिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, अर्थात वर्ग किलोमीटर। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में दूसरा स्थान है, और बात किया जाए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो इसका स्थान 7वां आता है। ठीक है। भारत से पहले 6 बड़े देश आते हैं, जिसमें कौन कौन है, तो रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। यह भारत से बड़ा देश है। इसके बाद जो है आता है अपना इंडिया, जिसका स्थान कौन सा है, तो 7वां स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी सिक्किम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम। ठीक है। तो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो है यह सिक्किम में स्थित है। और यहाँ पर कौन सा जीव के लिए यह प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है हिम तेंदुआ और कस्तूरी मृग के लिए। कस्तूरी मृग और हिम तेंदुआ। ठीक है। अब देखिए, अब कुछ हम लोग और भी क्वेश्चन को जानते हैं। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो वो है कच्छ का रण, सबसे बड़ा। तो वो कौन सा होगा, कच्छ का रण। ठीक है। और बात किया जाए सबसे छोटा का, तो सबसे छोटा हो जाएगा डिबू सेखोवा, सबसे छोटा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसे लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2019 में लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए अनिल बैजल, ऑप्शन बी दिनेश्वर शर्मा, ऑप्शन सी राधा कृष्ण माथुर और ऑप्शन डी गिरीश चंद्र मुर्मू। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी राधा कृष्ण माथुर।
ठीक है। तो राधा कृष्ण माथुर अक्टूबर 2019 में लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए। और अगर बात किया जाए वर्तमान में जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल कौन हैं, तो जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान में उपराज्यपाल हैं वो हैं मनोज कुमार सिन्हा। मनोज कुमार सिन्हा, ठीक है। अब देखिए यहां से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि साथ में यह भी जान जाते हैं कि वर्तमान में यह तो जम्मू कश्मीर का है, जम्मू एंड कश्मीर, पहले जान जाते हैं हम लोग लद्दाख का। तो लद्दाख का जो अभी वर्तमान उपराज्यपाल हैं वो हैं बी.डी. मिश्रा। बी.डी. मिश्रा, ठीक है। एक प्रश्न यहां से बनेगा, वह प्रश्न कौन सा बनेगा कि जम्मू कश्मीर राज्य दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं लद्दाख के रूप में कब अस्तित्व में आया। तो यह अस्तित्व में आया 31 अक्टूबर 2090, ठीक है। एक बार हम लोग इसको अच्छे से रिवाइज करते हैं कि निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2019 में लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया। तो कौन थे वो, राधा कृष्ण माथुर। वर्तमान में जो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं वो हैं बी.डी. मिश्रा। और जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं मनोज कुमार सिन्हा। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर यह पहले एक था जिसको बाद में क्या किया गया, अलग कर दिया गया। तो यह कब अस्तित्व में आया, तो यह अस्तित्व में आया 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत ने किस वर्ष में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया। ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1957 और ऑप्शन डी 1962। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 1952। भारत ने 1952 में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया, ठीक है। और 1989 में दलाई लामा को शांति नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था, तो 1989 में दलाई लामा को शांति नोबेल पुरस्कार मिला। साथ ही एक चीज और चाहिए, ये दलाई लामा जो है इन्हीं के कारण भारत में दलाई लामा को भारत में आश्रय देने पर भारत पर चीन आक्रमण का मुख्य कारण था। एक कारण इसमें यह भी देखा जाता है कि भारत क्या किया था, दलाई लामा को आश्रय दिया था, जिस कारण इंडिया और चाइना वार हुआ था। नेक्स्ट देखते हम लोग, आंख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए परितारिका, ऑप्शन बी दृष्टिपटल, ऑप्शन सी पुतली और ऑप्शन डी कॉर्निया। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी कॉर्निया। तो आंख के पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं कॉर्निया का मुख्य कार्य क्या होता है। तो कॉर्निया का जो मुख्य कार्य है वह है प्रकाश को मोड़ना या घुमाना। प्रकाश को मोड़ना या घुमाना, ठीक है। कॉर्निया बना किसका होता है, तो कॉर्निया प्रोटीन कोशिकाओं का बना होता है। प्रोटीन कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है। तो यहां से क्लियर हो गया होगा कि आंख के पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया बोला जाता है। कॉर्निया का जो कार्य है प्रकाश को मोड़ना और घुमाना होता है। साथ ही कॉर्निया जो है प्रोटीन कोशिकाओं से बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा वह आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं। यहाँ पे प्रोटीन दिया हुआ है, इसको प्रकाश नहीं समझना है, यहाँ पे प्रोटीन है तो उस आधार पे ही होगा। तो ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी सोडियम और ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं, ठीक है।
और नाइट्रोजन जो है मुख्य रूप से जो प्राप्त होता है वो किससे होता है, तो राइजोबियम के द्वारा होता है। राइजोबियम के द्वारा नाइट्रोजन प्राप्त होता है। फिक्सिंग बैक्टीरिया है यह, किस टाइप का है, तो फिक्सिंग बैक्टीरिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया। ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी अंग्रेज और ऑप्शन डी डच। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी पुर्तगाली। भारत में प्रथम यूरोपीय यात्री के रूप में 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है, और सबसे पहला कौन आए थे, यही पुर्तगाली लोग भारत आए थे, जो कि 1503 में अपना पहला किला बनाया। ठीक है, प्रथम पुर्तगाली कंपनी का बात किया जाए तो वो कब आया था, 1502 में। ठीक है, और 1503 में यह क्या किए थे, तो प्रथम अपना किला बनाए थे। तो कहां पे प्रथम किला बनाए थे, तो पहला जो है कोचीन के पास, पहला इनका व्यापारिक किला कहाँ पे था, तो कोचीन के पास था। इसी तरह डच जो है, डच फैक्ट्री प्रथम बार भारत आई थी 1605 ईस्वी में। और यह जो अपना व्यापार स्थापित किए थे, तो यह किए थे मुसलीपट्टनम में। ठीक है, और बात किया जाए अंग्रेज का, तो अंग्रेज जो है 1611 ईस्वी में आए थे, और यह भी अपना जो स्थापना किए थे, तो यह किए थे मुसलीपट्टनम में। ठीक है, यह सब इनका व्यापार केंद्र था, पहला था, जो कि चाहे वो अंग्रेज का हो या डच का हो और पुर्तगाली का हो। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हम लोग को क्या हो रहा है कि प्रथम बार जो है कौन आए थे, तो वास्को डी गामा आए थे। कब आए थे, 1498 ईस्वी में। पहला जो इनका व्यापारीय कंपनी आई थी वो आई थी 1502 में। और 1503 में पुर्तगाली क्या किए थे, तो अपना वहां पे किला, ठीक है, पहला यूरोपीय किला बनाया था। डच जो आया था वो 1605 ईस्वी में, कहां पर, तो मुसलीपट्टनम में स्थापित किए। अंग्रेज का जो कंपनी था 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और मुसलीपट्टनम में अपना बिजनेस को स्थापित किए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यदि दो बल विपरीत दिशाओं में किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिमाण दोनों बलों के परिमाण का डैश होता है। ऑप्शन ए अंतर, ऑप्शन बी योग, ऑप्शन सी अनुपात और ऑप्शन डी गुणनफल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए अंतर। यदि दो बल विपरीत दिशाओं में किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिमाण दोनों बलों के परिमाण का अंतर होता है। ठीक है, अब देखिए बल जो है यह क्या है, एक सदिश राशि है। बल क्या है, सदिश राशि। और बल का जो है सीजीएस मान, अर्थात इसको किससे डिनोट करते हैं, तो वो डिनोट करते हैं डाइन से। ठीक है, और 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। यह पूछा जाता है कि 1 न्यूटन का वैल्यू कितना होगा, तो 10⁵ डाइन होता है। साथ में यह भी जान जाइए कि बल जो है वह क्या है, तो बल होता है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। द्रव्यमान मल्टीप्लाई त्वरण इक्वल टू क्या होगा, तो बल होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण का उल्लेख किस भाग में है। ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3 और ऑप्शन डी भाग 4।
तो राष्ट्रीय स्मारकों का जो संरक्षण है यह किस में है, भाग 4 में है। और भाग 4 जो है इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक है, पहले यह जान जाइए। आर्टिकल भाग 4 में 36 से 51 तक है, यह नीति निर्देशक तत्व है। इसमें से 49 में यह वर्णित किया गया है कि जो राष्ट्रीय स्मारक है या जो प्राचीन स्मारक है उसको क्या करना है, तो संरक्षण और सुरक्षा करना है। कितना नंबर आर्टिकल, तो 49 में, ठीक है। और भाग 4 क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व दिया हुआ है। उसी तरह यहाँ पर हम लोग देखते हैं रेस्ट, जैसे भाग 3 है तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहां से कहां तक मौलिक अधिकार का वर्णन है, तो 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक जो है क्या है, मौलिक अधिकार है। इसी तरह भाग 2 है, इसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है। नागरिकता का वर्णन किया गया है किस आर्टिकल से कहां तक, तो आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक जो है नागरिकता का वर्णन किया गया है। इसी तरह है भाग 1, तो भाग में 1 में भारत और उसके राज्य क्षेत्र को रखा गया है। भारत और उसके राज्य क्षेत्र। तो एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से देखते हैं कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण का उल्लेख किस भाग से मिलता है, तो वो मिलता है भाग 4 से। भाग 4 का मुख्य संबंध नीति निर्देशक तत्व से है, जिसमें आर्टिकल 36 से 51 तक है, जिसमें आर्टिकल 49 में यह उल्लेख किया गया है कि हम लोगों को राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करना चाहिए। और देखते हैं अब भाग 3, तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। ठीक उसी तरह भाग 2 में है नागरिकता, आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक। और भाग 1 में है भारत और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10 फरवरी 2023 से आईसीसी T20 महिला विश्व कप किस देश में शुरू हुआ था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। और यह क्वेश्चन किससे है, तो करेंट अफेयर से रिलेटेड है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका में 10 फरवरी 2023 को आईसीसी T20 महिला विश्व कप का आयोजन किया गया था, ठीक है। और इसमें जो है महिला विश्व कप वह कौन जीता, तो वह जीता केप टाउन ने। केप टाउन दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला विश्व कप जीत लिया। और कितना बार जीता है, तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर 3 बार केप टाउन ने यह पदक जीता है। और कुल मिलाकर केप टाउन के पास 6 महिला विश्व कप का पदक वर्तमान में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन ए एड्रीना मार्टिनेज, ऑप्शन बी अमांडा डुडामेल, ऑप्शन सी दिविता राय और ऑप्शन डी आर बोनी गेवियल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी आर बोनी गेवियल। यह भी प्रश्न करेंट अफेयर्स से है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जनवरी 2023 में भारत के पहले उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बनाए गए थे? ऑप्शन ए पंकज कुमार सिंह, ऑप्शन बी वीके सक्सेना, ऑप्शन सी राजेंद्र सिंह और ऑप्शन डी विक्रमजीत पुललिया। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए पंकज कुमार सिंह। तो जनवरी 2023 में भारत के उप सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह को बनाए गए थे। और बात किया जाए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अजीत कुमार डोभाल है। अजीत कुमार डोभाल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग घटते हुए क्रम में
मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व हैं। ऑप्शन ए कैल्शियम, कोमा लौह, कोमा सोडियम, फास्फोरस। ऑप्शन बी कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक और पोटेशियम। ऑप्शन सी लौह, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम। और ऑप्शन डी कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस और लौह। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक और पोटेशियम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? ऑप्शन ए सूर्य के प्रभाव, ऑप्शन बी पृथ्वी की घूर्णन गति, ऑप्शन सी सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव और ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव से। तो महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होने का कारण क्या है? तो सूर्य चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव से होता है। साथ ही यहाँ पर एक चीज और भी जानेंगे कि ज्वार तथा भाटा के बीच सागरीय सतह का अंतर ज्वार परिसर कहलाता है। ज्वार और भाटा के बीच सागरीय सतह का अंतर क्या कहलाता है? तो ज्वारीय परिसर कहलाता है, परिसर कहलाता है। साथ ही एक चीज और जानेंगे कि प्रत्येक स्थान पे ज्वार जो है यह 12 घंटा और 26 मिनट के अंतराल पर आता है। इसमें अपवाद भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर क्या होता है कि हर एक जगह पे 12 घंटा 26 मिनट के अंतर पर ज्वार आता है। तो इसी के साथ हम लोग जो है समान अध्ययन के प्रश्न को डिस्कस किए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के प्रश्नों को। यहां से स्टार्ट होता है कंप्यूटर का प्रश्न। अब देखिए, अभी पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, जिसमें जो कंप्यूटर का प्रश्न पूछा गया था हूबहू इसी सब सेट के द्वारा क्वेश्चन था और टोटल का टोटल सेट आपको मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर लीजिए पटना हाई कोर्ट का क्वेश्चन और उससे मिला लीजिए, कुछ ही सेट में आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो कंप्यूटर के प्रश्न को आप अच्छे रूप से याद कर ले। और जहां तक बात रहा जीके का, तो जीके का कोई अंत नहीं है, फिर भी जो बताया जा रहा है संभवतः इससे आप अच्छा स्कोरिंग कर पाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कंप्यूटर के प्रश्न। इंटरनेट के संदर्भ में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन बी इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोविजन, ऑप्शन सी इंडिविजुअल सिक्योरिटी प्रोविजन और ऑप्शन डी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑप्शन बी लिंक्स, ऑप्शन सी एंड्रॉयड और ऑप्शन डी मोजिला फायरफॉक्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारा वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं, खोल सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर एंड्रॉयड में कर सकते हैं, लिंक्स में कर सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स में कर सकते हैं, बट माइक्रोसॉफ्ट में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक ऑफिस वर्क है जिसमें हम लोग सिर्फ ऑफिस से रिलेटेड सारा वर्क कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
पारंपरिक मोडेम लाइनों पर उच्च गति इंटरनेट अभिगम प्रदान करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी वीडीयू, ऑप्शन सी एडीएसएल और ऑप्शन डी राउटर्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी एडीएसएल। अब देखिए एडीएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडीएसएल का फुल फॉर्म होता है एसाइमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, एसाइमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो पारंपरिक मोडेम लाइनों पर उच्च गति इंटरनेट अभिगम प्रदान करने के लिए एडीएसएल तकनीक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो उसे डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए बैकवर्ड प्रोग्राम, ऑप्शन बी रिस्की प्रोग्राम, ऑप्शन सी होस्ट प्रोग्राम और ऑप्शन डी ट्रोजन हॉर्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या है? तो यह एक जो है वायरस है। ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं हम लोग पहले वायरस का। तो वायरस है क्या? तो वायरस है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर साइज। ठीक है, तो जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे क्या के रूप में जाना जाता है? ट्रोजन हॉर्स के रूप में जाता है। और ट्रोजन हॉर्स क्या है? तो यह एक वायरस है। तो वायरस का फुल फॉर्म जान जाइए, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर साइज। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्हाइट लेबल एटीएम क्या है? ऑप्शन ए ऐसे एटीएम जो बैंक द्वारा स्थापित किए जाते हैं और उन्हीं के स्वामित्व में होते हैं लेकिन गैर बैंकों के द्वारा संचालित होते हैं। ऑप्शन बी ऐसे एटीएम जो बैंकों द्वारा स्थापित एवं संचालित तथा उन्हीं के स्वामित्व में होते हैं। ऑप्शन सी ऐसे एटीएम जो गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा स्थापित किए जाते हैं और उन्हीं के स्वामित्व में होते हैं लेकिन बैंकों द्वारा संचालित होते हैं। और ऑप्शन डी ऐसे एटीएम जो गैर बैंकों द्वारा स्थापित तथा संचालित तथा उनके स्वामित्व के अधीन होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी ऐसे एटीएम जो गैर बैंकों द्वारा स्थापित एवं संचालित तथा उनके स्वामित्व के अधीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एडीएसएल, ऑप्शन एडीएलएस, ऑप्शन बी एएलएसडी, ऑप्शन सी एएसएलडी और ऑप्शन डी एडीएसएल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी एडीएसएल। ठीक है, अब देखिए इंटरनेट, तो इंटरनेट का खोज किसने किया था? तो इंटरनेट का खोज किया था विंडसर्फ ने। विंडसर्फ ने इंटरनेट का खोज किया था। इंटरनेट का जो अर्थ होता है वो होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। अब एडीएसएल जो है, एडीएसएल के विषय में हम लोग जाने कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एसाइमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। यह हम लोग पिछले ही प्रश्न में जाने हैं। तो अब देखिए टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या बोला जाता है? तो एडीएसएल बोला जाता है।
ADSL का फुल फॉर्म होता है एसरामेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। और इंटरनेट का जो खोज किए थे वो किए थे विंडसर्फ में। इंटरनेट का अर्थ होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर में F11 का उपयोग क्या है। ऑप्शन ए ताजा करने के लिए, ऑप्शन बी स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ऑप्शन सी सर्च इंजन बदलने के लिए और ऑप्शन डी पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए। ठीक है, F1 का किस इंटरनेट एक्सप्लोरर में F1 का प्रयोग किया जाता है पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए। अब थोड़ा बहुत हम लोग जान जाते हैं फंक्शन की के विषय में। F1 से होता है हेल्प विंडो को खोलना, हेल्प विंडो को खोलना। और F2 जो होता है उससे होता है चयनित विंडो का नाम बदलना, विंडो का नाम बदलना। इसी तरह है F3, तो F3 से होता है फोल्डर या फाइल को खोजना, फाइल या फोल्डर को खोजना। ठीक है, फिर होता है F4 F5। तो जो भी फंक्शन की है आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की किसी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए फाइल पर राइट क्लिक करना और कॉपी पर क्लिक करना प्लस राइट क्लिक और पेस्ट करना। ऑप्शन बी CTRL प्लस CTRL-C प्लस CTRL-V। ऑप्शन सी CTRL-Z प्लस CTRL-Y और ऑप्शन डी CTRL-X प्लस CTRL-V। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी CTRL-C और CTRL-V। तो CTRL-C से क्या होता है, तो इससे कॉपी होता है। CTRL-V से क्या होता है, तो इससे पेस्ट होता है। ठीक है, अब जान जाइए CTRL-A इससे क्या होता है, तो इससे होता है सेलेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए कोड लाइन इंटरफेस, ऑप्शन बी कंट्रोल लाइन इंटरफेस, ऑप्शन सी कमांड लाइन इंटरफेस और ऑप्शन डी सेंट्रल लाइन इंटरफेस। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कमांड लाइन इंटरफेस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है, ऑप्शन बी कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है, ऑप्शन सी कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है और ऑप्शन डी यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा को संग्रहित पुनः प्राप्त और संसाधित कर सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी यह क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को क्या करता है, संग्रहित पुनः प्राप्त और संसाधित कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डैश में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है। ऑप्शन ए MS DOS, ऑप्शन बी MS वर्ड, ऑप्शन सी MS एक्सेल और ऑप्शन डी MS पावरपॉइंट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में डार्क बाउंड्री वाले सेल को क्या बोला जाता है, तो एक्टिव सेल बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। ऑप्शन ए मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन बी विकिपीडिया, ऑप्शन सी गूगल क्रोम और ऑप्शन डी ओपेरा। यहाँ पर जो है यह सभी वेब ब्राउज़र हैं, जैसे मोजिला हो गया, गूगल क्रोम हो गया या ओपेरा हो गया, जबकि विकिपीडिया वेब ब्राउज़र नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखिए विकिपीडिया का जो है विकिपीडिया का संस्थापक किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है जिमी वेल्स और
लेरी सेंगर को, लेरी सेंगर को, ठीक है। यह विकिपीडिया का संस्थापक हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डैश और डैश साउंड इफेक्ट फाइलों के दो प्रकार हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन ए .wav फाइलें, .mid फाइल। ऑप्शन बी .jpg फाइलें, .pdf फाइल। ऑप्शन सी .wav फाइल, .jpg फाइल। और ऑप्शन सी .doc फाइल और .gif फाइल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए .wav फाइल और .mid फाइल। तो .wav फाइल और .mid फाइल पहले साउंड इफेक्ट फाइल के दो प्रकार हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, परस्पर संबंधित फाइलों का संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ताओं को फाइलों तक पहुंचाने और संशोधित करने की अनुमति देता है, डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए डाटा एनालिटिकल सिस्टम। ऑप्शन बी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन सी डाटा फाइल्स। और ऑप्शन डी सिस्टम मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो परस्पर संबंधित फाइलों का संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ताओं को फाइलों तक पहुंचाने और संशोधित करने की अनुमति देता है उसको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, एक्सेल में दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए CTRL+R, ऑप्शन बी CTRL+V, ऑप्शन सी CTRL+S और ऑप्शन डी CTRL+D। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए CTRL+R। तो एक्सेल में दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए CTRL+R शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 7 को विस्तार पूर्वक डिस्कस किए। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब ऐसा किया जाएगा कि एक सेट जो प्लेटफॉर्म से दिया जाएगा और सेकेंड सेट जो है वो क्राउन बुक से प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो संभवतः आज या कल से ही इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे। डेली आधार पे एक सेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नए सेट के साथ।